नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखते हैं कि भाई जब हम सांस की क्रिया करते हैं तो सांस के दौरान जब हमने जो ऑक्सीजन ग्रहण किया था वह ऑक्सीजन हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक कैसे पहुंचता है। और साथ में ये भी देखते हैं कि जब हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारा दम क्यों घुट जाता है, दम घुटने का क्या कारण है, ये भी आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो श्वसन क्रिया जब हमने शुरू की थी तो उसमें हमने देखा था कि भाई जो श्वसन है वो 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण इसका हमने बाह्य श्वसन पढ़ा, उसमें यह पढ़ा कि वायुमंडल से ऑक्सीजन फेफड़ों तक आती है और फेफड़ों से CO2 बाहर जाती है। ये हमने पहले चरण में देख लिया था। आज दूसरा चरण है जिसे हम कहते हैं गैसों का परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस है। इसमें हमें यह देखना है कि भाई फेफड़े से जो है ऑक्सीजन वह हमारे शरीर के हर एक कहाँ तक पहुंचे, कोशिका तक पहुंचे, और उस कोशिका से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस कहां तक पहुंचे, फेफड़ों तक पहुंचे। ये आज हमें देखना है। तो अगर हम बात करें गैसों की तो हमारे शरीर में जो है मुख्यतः 2 गैसों का ही परिवहन देखा जाता है, एक ऑक्सीजन तो एक CO2। तो भाई ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, तो देखिए ऑक्सीजन का जो अधिकतम परिवहन यानी कि लगभग 97% जो ऑक्सीजन को हमारे शरीर में परिवहन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, आरबीसी के द्वारा। और आरबीसी में ऐसा क्या है जो ऑक्सीजन को ले जाता है, हीमोग्लोबिन। HV का मतलब यहाँ पे है हीमोग्लोबिन। तो हम यहाँ पे हल्का सा आरबीसी क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं ताकि आपको परिवहन अच्छे से समझ में आए। देखिए हम बात करते हैं हमारे शरीर के एक ऊतक की, ब्लड, रक्त जो होता है वो एक प्रकार का ऊतक है। इसके 2 भाग होते हैं, एक ठोस एक तरल। ठोस यानी कि सॉलिड, तरल यानी कि लिक्विड। जो ठोस भाग होता है उसमें हम 3 कण पढ़ते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, और प्लेटलेट्स इसको हम प्लेटलेट्स कहकर पुकारते हैं। वही हम बात करें रक्त का जो तरल भाग होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है रक्त में, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा होते हैं इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रोटीन यानी कि मुख्य प्रोटीन होते हैं, साथ साथ में बहुत सारे खनिज लवण यानी कि मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, आरबीसी की, कि जो ऑक्सीजन होता है इसका जो परिवहन होता है वो कौन करता है, आरबीसी करता है। अब भाई आरबीसी में क्या पाया जाता है, तो उसका आंसर हमने देखा कि भाई हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो इसको हम शॉर्ट में जो है HB से दर्शाते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन 2 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, एक है हीम तो एक है ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन, इन 2 प्रोटीन से मिलकर जो है हमारा हीमोग्लोबिन बना होता है। ये जो हीमोग्लोबिन है जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो एक नया यौगिक बना लेता है, HbO2। ये जो HbO2 है ये एक अस्थायी यौगिक है, इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहकर पुकारते हैं। यानी कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है कैसा यौगिक है, अस्थायी। अब भाई अस्थायी यौगिक क्या होता है, अस्थायी का मतलब क्या है, तो देखिए इसे हम देखते हैं। जब फेफड़ों से ऑक्सीजन, फेफड़े जो हैं इन फेफड़ों से ऑक्सीजन में HB मिलता है तो ये किस रूप में जाता है आगे भाई, HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और HbO2 के रूप में इस तरह से कहां पहुंचता है, शरीर के ऊतक कोशिकाओं तक पहुंचता है। यहां पे अगर क्या होता है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन के कम दाब के कारण ये HB और O2 दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग टूट जाते हैं। तो इसी को कहते हैं कि भाई HbO2 जो है वो अस्थायी यौगिक है। इसके बाद ऑक्सीजन कोशिकाओं द्वारा रख लिया जाएगा और यहां से क्या निकाला जाएगा, CO2। उसी CO2 को लेकर HB आगे बढ़ता है। तो इस तरह से यहां तक जो ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, HB के द्वारा पहुंचाया जाता है। अब यहां से कुछ और क्वेश्चन भी बनते हैं कि भाई हमारा जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के कितने अणुओं को लेके जाता है। तो देखिए जो हीमोग्लोबिन है वो हमने कहा कि भाई हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। ये जो हीम होता है इस हीम में पाया जाता है आयरन, इस हीम में क्या होता है, आयरन। और आयरन के कितने अणु होते हैं, तो एक HB में जो है वो आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन के 4 अणु पाए जाते हैं। और ये जो 4 अणु होते हैं इन्हीं 4 अणु से हमारे कितने ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, 4 ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। यानी कि एक HB की अगर हम बात करें तो एक HB कितने ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है, तो एक HB 4 ऑक्सीजन अणुओं का क्या करता है, परिवहन करता है।
अब आप ये जो है केमिस्ट्री में हम देखेंगे कि भाई जो Fe है इस पर क्या है, 2 धन आयन है, जबकि ऑक्सीजन जो होता है इस पर क्या होता है, 2 ऋण आयन होता है। इस तरह से आयरन ऑक्साइड के रूप में जो है इसमें बॉन्ड बन जाता है और एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अब हम बात करते हैं बाकी बचा जो ऑक्सीजन है वो किसके माध्यम से, तो प्लाज्मा के माध्यम से जो है जाता है। तो मुख्यतः आप यहाँ पे याद रखना, सीधा सा पूछता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो आपका सीधा सा आंसर है हीमोग्लोबिन करता है। किस रूप में करता है वो हम देख चुके हैं। फिर हम बात करते हैं CO2 कि हमारे शरीर में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका परिवहन यानी कि 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस रूप में जाती है, बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है। अब ये क्या है, तो भाई हमने देखा कि हमारा जो ब्लड है इसके 2 भाग हैं, एक ठोस और एक तरल। तो CO2 का मुख्यतः जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है। प्लाज्मा क्या होता है, इसमें कई सारे खनिज लवण यानी कि मिनरल्स पाए जाते हैं और ये मिनरल्स ही CO2 के परिवहन में क्या करते हैं, मदद। तो हमसे पूछा जाता है कौन से मिनरल्स हैं, तो देखिए मुख्यतः 2 खनिज लवण हैं जो परिवहन में मदद करते हैं, एक है सोडियम तो एक है पोटेशियम। क्या होता है, ये जो सोडियम और पोटेशियम है जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलते हैं तो ये बना लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है भाई NaHCO3। और पोटेशियम जब मिलता है तो ये भी बना लेता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो अगर हमसे पूछा जाए कि CO2 का परिवहन प्लाज्मा में किस रूप में होता है, तो आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ साथ में पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम और पोटेशियम कहां से आए, तो हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, 7% जो है प्लाज्मा के द्वारा होता है, किस रूप में होता है, कार्बनिक अम्ल के रूप में। सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट फिर कार्बन। अब ये कार्बनिक अम्ल क्या है, तो कार्बन का ऐसा यौगिक जिसमें अम्लीय गुण हो उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कई सारे कार्बनिक अम्ल होते हैं जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, ये जो है सब क्या होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं। और 23% CO2 का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, वही RBC यानी कि HB। यानी कि HB इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा हमेशा पूछी जाती है। देखिए हीमोग्लोबिन यहां से यहां तक आया ऑक्सीजन लेके, यहां ऑक्सीजन कोशिकाओं में उपयोग हुआ, CO2 बना, यहां से HB दोबारा किसको लेके चलेगा, CO2 को लेके चलेगा। और कितना CO2 जो है यहां से यहां तक ये वापस फेफड़ों तक पहुंचा देगा, 23%। इसलिए श्वसन क्रिया में जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। अब इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भाई देखिए यहां से यहां तक आया ऑक्सीजन और यहां से CO2, तो कहीं ना कहीं यहां पर किसका निर्माण हो रहा है, CO2 का। यानी कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं शरीर की वो ऑक्सीजन को तो क्या कर रही हैं भाई, ग्रहण कर रही हैं, जबकि उस ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या बना रही हैं, CO2 बना रही हैं और इसी CO2 को ले जाया जा रहा है। तो पहला चरण था ऑक्सीजन ग्रहण करना, दूसरा चरण आया ऑक्सीजन को पहुंचाना। अब तीसरा चरण यानी कि थर्ड स्टेप हम यहां देखेंगे जिसे हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। तो अब ऑक्सीजन लिया तो क्या बना, CO2। तो अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो सीधा सा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की भी क्या हो जाएगी, कमी। तो यही कारण है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे शरीर में कौन सी गैस का निर्माण होने लगता है, CO का निर्माण होने लगता है। इसे हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसी को हम बोलते हैं दम घुटू गैस। यानी कि हमारा जो दम घुटता है वो किस गैस के कारण घुटता है, तो आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है, तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी। या हम ऐसी जगह चले जाएं जहां की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, तो वहां भी दम घुटने लगता है। अब इसका क्या कारण है ये हम देखते हैं। तो देखिए हमने कहा था कि भाई जो HB है ये ऑक्सीजन से मिलता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, एक अस्थायी यौगिक है जो कोशिकाओं में जाके टूट जाता है। वहीं हम बात करें CO की, तो CO क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए CO की अगर बात करें तो HB जो है जब किससे मिलता है, CO से मिलता है, तो ये एक नया यौगिक बना लेता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सी मोनो हीमोग्लोबिन। अब ये जो होता है ना, ये कैसा यौगिक होता है, स्थायी। स्थायी का मतलब है कि एक बार हीमोग्लोबिन CO से मिल गया तो दोबारा फिर HB मुक्त नहीं होगा, वह हमेशा के लिए किससे जुड़ जाएगा, CO से जुड़ जाएगा।
तो आप सोचिए जरा, यहां पर हम पढ़ रहे थे कि भाई Hb किसको लेके आ रहा था, ऑक्सीजन। अगर ये HbCO से जुड़ जाएगा तो क्या फिर ये ऑक्सीजन को ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। यही कारण है कि फिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। हम कितनी भी सांस क्यों ना ले, अगर HbCO से जुड़ चुका है तो फिर Hb ऑक्सीजन से नहीं जुड़ेगा। यही कारण है कि हमारा क्या घुटने लगता है, दम घुटने लगता है। आम जीवन में इसके आप कई सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि भाई जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब गड्ढे में, किसी गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं तो गड्ढे में गिरकर उनका दम घुट जाता है, दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। वहां भी यही प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, बॉडी में CO2 की जगह क्या बनने लगता है, CO बनने लगता है और दम घुट जाता है। वहीं अगर आप किसी को, जैसे छोटा बच्चा भाई, उसे किसी बंद जगह में, ऐसी जगह है जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, वहां पहुंचा दूं तो भी उसका दम घुटेगा। और एक आम उदाहरण है कि भाई आपने देखा होगा ठंडों में जो है गांव में क्या करते हैं लोग, मच्छर और मक्खी को भगाने के लिए जो धुआं वगैरह कर देते हैं, वो अपने कमरे के सारे गेट बंद कर देते हैं, तो इससे मच्छर मक्खी मर जाते हैं। लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं, रात में कॉयल या जो धुआं है उसे जलाकर सो जाते हैं और साथ में सारे कमरे के गेट, दरवाजे, वेंटिलेशन बंद कर देंगे। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, रूम में जब धुएं की मात्रा बढ़ेगी ना, तो कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, CO की। तो सोते सोते समय ही ये जो CO होता है, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो सोने समय हमें जो है श्वास लेने में समस्या आने लगती है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो पता चलता है कि उसने कोशिश की थी मच्छर और मक्खी भगाने की, कि भाई ये मर जाए, इसलिए धुआं जलाया था, पता चला सोया था, सोता ही रह गया। क्यों, उसका कारण यही है क्योंकि धुएं में ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है, CO, और जो HB से क्रिया कर लेगी, दम घोट देगी।